नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि 12वीं के बाद रेलवे में टीसी या टीसी कैसे बने, टीसी या टीटी का जॉब क्या होता है, किस तरीके से उसको बनने के लिए अप्लाई करना होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, यदि टीसी या टीटी का हम सब सारी स्टेप्स क्लियर करते हैं तो सैलरी पैकेज क्या होता है, इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चंस हम इसमें कवर करेंगे, टीसी एंड टीटी कैसे बने, टीसी या टीसी जो बनने के बाद उसका काम क्या होता है, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड सैलरी। तो इसको समझने से पहले हम देखें सबसे पहले इसका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बात की जाए कि रेलवे में यदि हमने ओनली सिर्फ 12th पास की है और उसके बाद यदि रेलवे का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वैकेंसी निकली है, एलिजिबल हैं, तो क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन्स हमको होना चाहिए, यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए, पहली कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस में है 12th पास के बाद हमने अप्लाई किया तो 12th पास होना चाहिए विद एनी स्ट्रीम्स। एनी स्ट्रीम मीन्स साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, पीसीएम, पीसीबी ये सब्जेक्ट रहते हैं, उनमें से किसी भी स्ट्रीम में आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। और इसमें ये सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ कट ऑफ का चांस नहीं रहता। वैसे इसमें 50% जो है मार्क्स यदि आपने 12th में पास करे हैं, आए हैं, तो आप एलिजिबल हैं, यानी 50% से लेके और आप कितने मार्क्स हो सभी इसमें एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें 18 से लेके 30 साल तक का एज लिमिट क्राइटेरिया रहता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो सामान्य वर्ग से आते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है और एससी एसटी के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो मैक्सिमम एज हो गई आपकी 33 ईयर, एससी एसटी से आएंगे तो आपकी हो जाएगी 35 ईयर। ठीक है, तो ये एज रिलैक्सेशन रहता है। इसके बीच में यदि आप बिलोंग करते हैं, आपकी एज है, तो आप 12th पास हैं, भारतीय नागरिक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है इसका। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 स्टेज का एग्जाम होता है। फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो फर्स्ट स्टेज का होता है उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको समय दिया जाता है 90 मिनट का। इन 90 मिनट के टाइम ड्यूरेशंस में आपको 100 क्वेश्चंस करना करना पड़ता है। सभी क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसको हम बोलते हैं MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमको राइट लगाना होता है। ठीक है, अब ये 100 क्वेश्चंस में भी कैटेगराइज किया गया कि 100 में कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो 40 क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल अवेयरनेस के अंदर आते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस में आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको 40 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके बाद 30 क्वेश्चंस रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटीज़ के अंदर आते हैं आपको 30 क्वेश्चंस, यानी कि कॉमन सेंस जो हम हमारे अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकें। और इसके बाद 30 क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम बोलते हैं मैथ्स अर्थमेटिक। ठीक है ना, मैथ्स की जो कैलकुलेशंस रहती हैं अर्थमेटिक उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके हो जाते हैं 30, 60 और 40 आपका हो जाएगा टोटल कितना 100 मार्क्स हो जाते हैं, 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब 100 क्वेश्चंस में ईच क्वेश्चंस है 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चंस का यदि आप पॉजिटिव आंसर देंगे, राइट आंसर देंगे तो आपको 1 नंबर दिया जाता है। यदि आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। तो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करती वक्त भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चंस को हमको लीव इट छोड़ना चाहिए ताकि नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो ये सारा एग्जामिनेशन से पैटर्न होता है 12th क्लास के बाद यदि हम रेलवे में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं आगे कि सेकंड स्टेज, यदि आप फर्स्ट स्टेज का जो है CBT 1 यदि क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको CBT 2 की ओर भेजा जाता है। CBT 2 में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको हम सेकंड राउंड का टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेज CBT टेस्ट होता है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहते हैं 120 क्वेश्चंस रहते हैं। 100 आपके जो हैं 20 क्वेश्चंस आपको टोटल आते हैं, जिसमें आपको टाइम मिलता है वही 90 मिनट का टाइम मिलता है आपको। अगेन 90 मिनट टाइम में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह 120 क्वेश्चन जो है वो आते हैं 50 क्वेश्चन तो जनरल अवेयरनेस रहते हैं जो हम पहले प्रीवियस में डिस्कशन किया। जनरल अवेयरनेस में आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब
सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं। इसके बाद 30 क्वेश्चंस आपके वापस से फिर रीजनिंग के आते हैं और फिर 35 क्वेश्चंस आपको वही मैथ्स अर्थमेटिक यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट क्वेश्चन होते हैं, एप्टीट्यूड जिसमें न्यूमेरिकल हमको सॉल्यूशंस करना होता है। तो टोटल आपको 35 और 50 120 क्वेश्चंस यहाँ भी हमको मिलते हैं CBT 2 के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं MCQ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में राइट क्वेश्चन लगाना होता है हमको। यदि प्लस हमारा 1 है तो 1 मार्क मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 इसमें भी होती है। ठीक है, स्टेट सेकेंड CBT 2 यदि हमने क्लियर कर लिया तो फिर आपको होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, इसलिए आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट अपने जो नीड है नेसेसरी डॉक्यूमेंट सारे चेक कर लें। ऐसा ना हो सारी स्टेप्स आप क्लियर करें वहाँ पर डॉक्यूमेंट कोई दिक्कत आ जाए। यदि कोई नाम में, डेट ऑफ बर्थ में किसी डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, स्पेलिंग चेंज है, तो उसको आप पहले से क्या करें, करेक्शन कर लें एग्जाम की प्रोसेस के दौरान ही। तो उससे क्या रहेगा, आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस उसमें आपको दिक्कत ना आए। डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल कॉपीज आपको ले जाना होता है, वेरीफाई कराना होता है। जब आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको भेज दिया जाता है मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल फिटनेस आपका टेस्ट होगा, आई टेस्ट होगा, आई का विजन जो 6/6 होना चाहिए इसमें। ठीक है ना, यदि आपको आई में कोई दिक्कत है, पहले से कोई आपको मेडिकल में बॉडी में कोई दिक्कत है तो आप फिर यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। इसलिए आप अपने आप पे चेकआउट कर लें कि आपको यदि कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप इसके लिए मेडिकल टेस्ट में जाएंगे। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आपको यहाँ से फाइनली आपको वेरिफिकेशन सब कुछ ओके हो जाता है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। एक लिस्ट आती है RRB बोर्ड जो रेलवे रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये अप्लाई कहाँ से होता है ऑनलाइन? तो ये होता है RRB रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड होता है। एवरी स्टेट का, प्रत्येक राज्य का RRB बोर्ड होता है। उसकी वेबसाइट पे आपको फिर वहाँ पे लिस्ट जारी होगी, उसमें लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा कि भाई आपका इस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, तो उसमें आपका सैलरी की बात करें 12th पास से आपको सैलरी यहाँ पे जो है 35,000 से लेके 42,000 तक आपको सैलरी पैकेज पे यहाँ पे रखा जाता है स्टार्टिंग सैलरी पे। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा जो मिलता है, जैसे TA मिलता है आपको, DA मिलता है और HA मिलता है, होम अलाउंस। इसके बाद भी कई सारे अलाउंस मिलते हैं रेलवे में। और रेलवे की जॉब इतनी बेस्ट जॉब रहती है, इसीलिए सभी लोग रेलवे की जॉब में जाना पसंद करते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर होती है। यदि हम 12th क्लास से 12वीं के बाद, 12th क्लास के 12वीं के बाद यदि हम क्या करें, रेलवे में जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये सारी प्रोसीजर स्टेप्स फॉलो करते हैं तो फाइनली हमारा रेलवे में जॉब लग जाता है आफ्टर 12th स्ट्रीम पास करने के बाद। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आई होगी कि 12th के बाद, 12वीं के बाद रेलवे में जॉब कैसे करें, क्या प्रक्रिया रहती है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। इसके बारे में एक बेसिक समरी मैंने बताने का प्रयास किया। बताई गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, मित्रों से शेयर करें। इसी प्रकार की नॉलेज वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं इस प्रकार नॉलेज वाले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।